चलें आज यहाँ बैठते हैं। कोई नहीं आया, मैं ही बैठ जाता हूँ। ओके जी, क्या कर दिया यार, अच्छा मतलब तो चल रहा था। ओके जी, लेट्स सी 4.2 नल स्पेसेस। ये हमने कर लिया था, राइट? एग्री एवरीबॉडी? ये भी हो गया था। वी हैव गॉन थ्रू दिस, ये भी चला गया था। अच्छा, थोड़ा सा अब रिकैप करना है। चलें जी, रिव्यू देख लेते हैं। ओके, ऑलराइट। ये यहाँ अब तो कैसे पता चलेगा कि लोगों को नजर आ रहा है लोगों को? अच्छा ठीक है, ओके जी। सो अगेन दिस रिव्यू वी हैव सीन मेनी टाइम्स, तो दोबारा देख लेते हैं। तो आपको याद है ना कि एक होता है वेक्टर स्पेस विच इज एच विच इज वी, एक उसका सबसेट होता है। लेकिन अगर ये सबसेट ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर जाए, ये भी कर जाए, ये भी कर जाए, तो फिर वो एच क्या हो जाता है? इटसेल्फ एक वेक्टर स्पेस हो जाता है। लेकिन चूंकि वो वी का सबसेट है, तो लिहाजा हम उसको क्या नाम दे देते हैं? सब इसका नाम, सब स्पेस का नाम दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमने दो पर्टिकुलर केसेस देखे थे कि अगर हम एक मैट्रिक्स लें तो इसके साथ दो सब स्पेसेस बहुत इंटरेस्टिंग होती थी, एक नल स्पेस कहलाती थी और एक कॉलम स्पेस कहलाती थी, ठीक है। ये हम सब देख चुके हैं। याद है नल स्पेस का मतलब क्या है? ऑल सोल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। आप इसको सॉल्व करें ax इज इक्वल टू 0 को, तो जो भी x की वैल्यूज आएंगी ना, वो सारा कलेक्शन क्या कहलाएगा? नल स्पेस ऑफ ए कहलाएगा। और अगर इसके सारे लीनियर कॉम्बिनेशन देख लें तो वो कॉल स्पेस कहलाएगी ए की, ए के कॉलम्स की, ठीक है। तो ये हमने लास्ट मतलब ये हम कर चुके हैं दो एग्जांपल्स। एक मिनट, हम पेज 9 पे थे ना पहले? हाँ ठीक है। अच्छा हाँ, अब सही आ गया। हम पहले हम पेज 8 के ऊपर थे। ओके, लेट्स गो टू 9। ऑलराइट जनाब। अच्छा देखिए, इसमें बस मजीद और एग्जाम्पल्स हैं। अब मिसाल के तौर पर ये जो एग्जाम्पल्स हैं ना, आपको ये बताना है, क्या बताना है कि ये जो कलेक्शन है ना वो सब स्पेस है या नहीं। जाहिर है सब स्पेस अगर होगी तो R2 की होगी, इसलिए कि इसमें दो कंपोनेंट से अगर नहीं है तो फिर तो बात ही खत्म होगी। पहले इस कलेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। देखें, इसमें कलेक्शन जो है ना, अगर मुझे कोई एक वेक्टर बता दे जो अपने घरों में बैठे हुए हैं, एक वेक्टर बताइए अपने फ्रॉम दी हाउस। एच का एक वेक्टर बताओ, कोई भी एक वेक्टर नाम बताओ यार, कौन पार्टिसिपेंट है? हैं? कौन है? शहीर। हाँ भाई शहीर, तुम बताओ यार, कोई एक एलिमेंट बताओ इसका, एच का। हेलो, है कितने टोटल? 8 या 9? 4 ही बैठे। ओके ओके, तो मैं बता दूं, इसका मसला सिर्फ इतना है कि कोई से भी दो नंबर सोचें लेकिन उसका डिफरेंस 4 होना चाहिए, तो वो चीज इस एच के अंदर होगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक्स को 4 ले लूं तो 4 0 यहाँ मौजूद होगा, और अगर मैं इसको 0 कर लूं तो 0 -4 यहाँ मौजूद होगा, ठीक है। लेकिन ये वेक्टर स्पेस इसलिए नहीं है कि आपके पास ये जो वेक्टर है ना, 0 वेक्टर, ये इसमें मौजूद ही नहीं है। इसलिए कि अगर 0 वेक्टर मौजूद होता तो अगर आप यहाँ वैल्यू पुट करें ना, x की जगह 0, y की जगह 0, तो डिफरेंस 4 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो डिफरेंस 0 आएगा। सो इट इज नॉट ए वेक्टर स्पेस। क्लियर होगी ना बात? पहली कंडीशन ये है कि अगर कोई भी सब स्पेस है जिसको हम वेक्टर, जो सब स्पेस है उसमें कुछ हो या ना हो, क्या होना चाहिए? 0 वेक्टर होना चाहिए। तो इसमें 0 नहीं है, सो इट इज नॉट ए सब स्पेस। काउंटर एग्जाम्पल यही है कि हमने कहा, क्या कहा काउंटर एग्जाम्पल? 0 0 डज नॉट बिलोंग्स टू एच। सो दिस इज द काउंटर एग्जाम्पल, ठीक है। ओके, क्लियर है? अब हम दूसरी बात करते हैं, दूसरी एग्जाम्पल करते हैं।
अच्छा देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि इस किस्म के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, पहले समझना पड़ता है कि व्हाट टाइप ऑफ कलेक्शन इज दिस। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जो वी है, कलेक्शन क्या है? एनी वेक्टर है ना, 3 डायमेंशन वाला, ठीक है? लेकिन वो 3 डायमेंशन जो है वो इस तरह से रिलेटेड है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर एक्स और वाई का डिफरेंस लें तो वो 0 आएगा, और वाई और जेड को प्लस करें तो भी 0 आएगा। दूसरे लफ्जों में इस कलेक्शन को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हम z को फिक्स कर दें, मतलब है z को सोच लें, तो वही वैल्यू जो है ना, इस तरह से नहीं सोचते, चलें इस तरह से सोचते हैं। आपने एक वैल्यू सोची z, क्या सोची भाई? z। ओके, अब एक काम कीजिए, अगर आपने इस कलेक्शन को, मतलब कलेक्शन ऐसा है जिसका z आपने सोच लिया है, तो ये दो कंडीशन तो सेटिस्फाई होंगी ना। तो आप मुझे बता सकते हैं कि जब मैंने z सोचा तो y क्या होगा? तो भाई ये वाली इक्वेशन है ना, अगर मैंने z सोच लिया तो y बराबर माइनस जेड होना चाहिए, ठीक है? और जब y माइनस जेड है तो यहां से x किसके बराबर होगा? x इज इक्वल टू वाई, तो वो भी माइनस जेड हो जाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब है इस कलेक्शन में जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि अगर आप थर्ड कंपोनेंट सोच लें तो पहले दो कंपोनेंट जो है ना उसके नेगेटिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं z को 1 ले लूं, ये चले -1 ले लेते हैं, तो अब जरा जल्दी से बताओ x क्या होगा और y क्या होगा? ये है ना नुस्खा, अगर z को कुछ भी सोचेंगे तो y और x उसके नेगेटिव हो जाएंगे। तो मैंने z को -1 लिया, ये दोनों 1 हो गए। अब ये इस कलेक्शन में मौजूद है। आप गौर से देखें, अगर मैं इसमें पुट करूंगा x की जगह 1, y की जगह 1, 0 आ जाएगा। y की जगह 1 रखूंगा, z की जगह -1 रखूंगा तो भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब है ये कलेक्शन जो है, मतलब है कि इसमें कम से कम एक वेक्टर तो आ गया ना जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, अगर आप गौर से देखें इसमें 0 0 भी मौजूद है, तो लग ये रहा है कि ये है। अब कैसे इसको प्रिसाइज वे में शो करेंगे? वो इस तरह शो करेंगे कि ये जो कलेक्शन है ये बेसिकली एक होमोजीनियस सिस्टम को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको पता है ना, अगर होमोजीनियस सिस्टम है तो उसकी जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगी, ये उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का नल बन जाएगा। अब मैं देखो, अब इसकी इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बताता हूँ। ये वाला सिस्टम जो है ना, आप इस तरह से लिख सकते हैं एक्स वाई जी इंटू दिस मैट्रिक्स। अब पहली तो बात है कि इसमें दो इक्वेशन है ना, तो मैट्रिक्स की दो रोज होंगी। पहली रोज क्या होगी भाई? 1 -1 0। दूसरी रोज क्या होगी? 0 1 1। अब आप बैकवर्ड चेकिंग कर लें, इसका मतलब यही है ना कि ये जो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, और जब ये चीज इससे मल्टीप्लाई होगी तो सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सिस्टम है ये इस तरह से लिखा जा सकता है, ए एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये सिस्टम या ये वी नल है। इसका नल है ए का, वेयर ए इज दिस, ठीक है? अब चूंकि नल ए जो है वो सब स्पेस होता है, लिहाजा ये भी क्या हो गई? ये वी भी क्या हो गया? सब स्पेस हो गया। लेकिन किसका सब स्पेस होगा? आर। ये थोड़ा सा इसने मिस्टेक की है, कोई सब मुझे बताएंगे कि ये क्या होना चाहिए? जल्दी बताओ। इसमें R2 लिखा हुआ है, क्या होना चाहिए? ये R3 होना चाहिए ना, इसलिए कि आपको याद होगा ना, इसमें ए का ऑर्डर क्या है? 2/3। तो ये जो होता है ना, ये जो है ना पेरेंट स्पेस का वो होती है डायमेंशन। तो पेरेंट स्पेस यहाँ पर क्या है? R3 है। तो इसको सही कर लें आप लोग, R3, ठीक है जी। आगे चलें, देखें पहले और दूसरे में फर्क क्या है। पहले में जो था ना एक्स वाई, वो भी एक सिस्टम के तहत दिया गया था, ये भी एक सिस्टम के तहत दिया गया है। लेकिन पहला सिस्टम जो था ना होमोजीनियस नहीं था, इसलिए वो सब स्पेस नहीं बन सकती थी। लेकिन ये दूसरा सिस्टम जो है वो क्या है? होमोजीनियस है। ओके, चलें आगे भाई। राइट। अच्छा, अब ये जो है ना सारी एग्जांपल्स हैं। अब जरा इसको एक मिनट,
ओके, लेट्स सी, इसको देखते हैं। सी एग्जांपल। अच्छा देखें, ये वाला जो कलेक्शन है ना, इसको आप देखें, इसमें जो है ना, इसमें जो कंडीशन लगाई गई है ना एक्स वाई जी पे, वो सिवाय रियल नंबर के और कुछ नहीं लगाई गई है। तो इसमें कोई इक्वेशन वगैरह नहीं बन रही। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप कोई से दो नंबर सोच लें, एक्स एंड वाई। चलिए आप लोग आ गए जी, थैंक यू जी। अगर आप कोई से दो नंबर सोचें एक्स एंड वाई, तो मिसाल के तौर पर आपने सोचा, चले 0 सोचा, एक्स वाई को भी 0 सोचा, अब इस कलेक्शन में कौन सा वेक्टर आ जाएगा, जल्दी बताओ। अगर मैं x को 0 ले लूं, y को 0, तो विच वेक्टर इज इन द कलेक्शन s? 0 0 0 बोलेंगे ना, तीनों 0 हो जाएंगे ना। और अगर मैं कलेक्शन को ले लूं, x को 1 ले लूं और y को भी 1 ले लूं, तो अब जरा जल्दी से बताओ आप कौन सा वेक्टर आएगा। हाँ जी यार, x और y को 1 लिया है ना, ये बिगिनिंग है, कलेक्शन तो ये है ना, ये रहा, तो क्या बनेगा वेक्टर। मेरे ख्याल में मैं अब बोला ना यार, इतनी देर होगी, क्या हुआ, नाश्ता नहीं करके आते हो। 2 -1 एंड 3, सही है ना। तो मतलब ये मैं आपको एक फीलिंग दे रहा हूँ, किस बात की फीलिंग दे रहा हूँ कि व्हाट टाइप ऑफ मेंबर्स आर इन एस। दो नंबर सोचने पहले, ठीक है, और फिर उसको सिंप्लीफाई करके ले आना है। तो ये तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं ना कि इसमें 0 भी है, इसमें और बहुत सारे भी हैं। अब हमने ये देखना है कि ये कलेक्शन वेक्टर स्पेस है या नहीं। तो इसके कई तरीके होते हैं, या तो डायरेक्ट वेरीफाई कर लें, या इस कलेक्शन को इक्वल टू समथिंग एल्स कर दें जिसके बारे में हमें पता हो कि वो क्या है, सब स्पेस है। तो आप एक काम करें ना, ये जो कलेक्शन है ना, इसमें आप x का कंट्रीब्यूशन अलग कर लें और y का कंट्रीब्यूशन अलग कर लें। सही हो गया। इसका मतलब है अब ये जो कलेक्शन है वो इन दो वेक्टरों का लीनियर कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि S इज ए वेक्टर स्पेस, इसलिए कि हम बहुत पहले देख चुके हैं कि अगर कोई फिक्स नंबर ऑफ वेक्टर्स का स्पैन लें तो वो हमेशा क्या होता है, सब स्पेस होता है। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं और इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये जो कलेक्शन है ना, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, एक वेक्टर और एक मैट्रिक्स एक्स वाई। अच्छा एक मिनट, सही, हम सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, नहीं इसको हम इस तरह से लिखेंगे ना, 1 2 0 और 1 -3 3 और यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारा एस है ना, ये बेसिकली ए के कॉलम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। ये वही चीज है जो यहाँ लिखी हुई है, लेकिन इससे पता चल गया कि हमारा जो एस है वो कॉल ए के बराबर है। याद है, देखें कॉल ए में और स्पैनिंग में बहुत ही कम फर्क है। कॉल ए का मतलब भी यही होता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। तो अगर आप इस तरह यहाँ पे छोड़ देते हैं तो आप वो वाली बात कर रहे हो कि ये स्पैनिंग है दो वेक्टर्स का, और अगर आप यहां तक ले जाते हो तो आप ये कह रहे हैं कि ये क्या है, कॉल ऑफ ए है। तो कॉल ए भी क्या होता है, सब स्पेस होती है, और स्पैनिंग भी क्या होती है, सब स्पेस है। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है वन सोल्यूशन और क्या लिखा हुआ है, अनदर सोल्यूशन। आप इस क्वेश्चन को दो मुख्तलिफ तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा, ए देखा, बी देखा, सी देखा। ए जो था वो नहीं था, इसलिए कि उसमें 0 0 वेक्टर नहीं आया था। बी जो था वो नल बन चुका था किसी का, और सी क्या बन चुका है, ये कॉल बन चुका है। ठीक है, ऑलराइट। ओके, अब जरा सा इसको देख लेते हैं भाई, क्या बोल रहा है ये। अच्छा, अब ये जो है ना, थोड़ा सा हम वापस चलते हैं। आपको ये तो पता है ना, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये बहुत पुरानी ट्रांसफॉर्मेशन है ना, कि ये हर वो ट्रांसफॉर्मेशन जो इन दो कंडीशनों को सेटिस्फाई करेगी वो क्या होगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ठीक है,
और फिर हम इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि Tx इज बेसिकली क्या है, Ax के बराबर होगा। सही है ना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ये होता है, ठीक है। अच्छा अब जरा देखें, एक इमेजिन आपके पास ये एक है और ये एक है, ए जो है वो m/n मैट्रिक्स है, m/n, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां से एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करूं बाई द मैट्रिक्स ए, तो ये एक वेक्टर होगा ना x, ये इधर चला जाएगा ax पे, सही है। अब मैंने काम किया कि मैं वो तमाम x ले रहा हूं जो इधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, 0 पे जा रहे हैं, ठीक है। यानी वो तमाम x जो ओरिजिनल स्पेस में है, लेकिन उनमें क्या प्रॉपर्टी है कि वो अंडर ए कहां जा रहे हैं, 0 पे जा रहे हैं। तो इसका मतलब है ये ax इज इक्वल टू 0 सॉल्व करना हो गया ना। इसका मतलब ये तो वही हो गया ना, क्या, ए का नल स्पेस, ए का नल स्पेस तो यही होता है ना, ax इज इक्वल टू 0 सॉल्व करो, ये नल स्पेस है। लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्रिकली क्या हो रहा है, ये वो तमाम मेंबर हैं पहले सेट के जो सेकंड सेट में 0 पे जाके मैप कर रहे हैं ना। अच्छा अब मैंने कई दफा बताया है कि ये m/n है, तो ये वाली स्पेस क्या होगी, Rn होगी ना, ठीक है ना। इसलिए कि ये जो है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, ax के साथ n/1 होगा ना। इसका मतलब है हम x कहां से ले रहे हैं, Rn से ले रहे हैं। जा कहां पे रहे हैं हम, Rm की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो ax इज इक्वल टू 0 है ना, ये क्या है, नल स्पेस ऑफ ए है। इसी को आप नल स्पेस, अच्छा इसमें से ये हटा दें आप, ये वाली चीज हटा दें, ये हटा दें। मैं इसलिए हटा रहा हूँ कि हमारा जो फोकस है ना, वो तमाम पॉइंट्स हैं जो किस पे जा रहे हैं, 0 के ऊपर जा रहे हैं। किस पे जा रहे हैं, 0 पे जा रहे हैं। तो ये वाला जो सेट है ना, पहले हमने इसका कोई नाम नहीं दिया था, हमने सिर्फ इसको ये कहा था कि तो चले, पहले भी नाम दिया था कि ये तमाम एक्स क्या होंगे, नल ए फॉर्म करेंगे, ठीक है। लेकिन अब हम इसको एक और नाम भी दे रहे हैं, ये वाला नाम दे रहे हैं, ये कर्नल। तो कर्नल और नल स्पेस क्या है, सेम है, बस फैंसीपन है मैथमेटिशियन का। कोई इसको नल कहता है, कोई इसको क्या कहता है, कर्नल कहता है। बेसिकली ये वो तमाम पॉइंट्स होते हैं जो Rn में होते हैं, लेकिन जो ए के अंदर मैप होके 0 पे चले जाते हैं, ये कर्नल है। लेकिन जो मैप होके 0 पे चले जाए वो क्या है, नल स्पेस भी, ठीक है। ये दो हो गया। अच्छा रेंज भी बहुत पुरानी पता है आपको। अब ये वाला छोड़ दें कि 0 पे जा रहे हैं, अब आप क्या करें, अब एक नया नया वर्जन लें। आपने कहा ये जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, सारी इमेजेस ले ली आपने, तो यही तो रेंज होता है, ठीक है ना। तो अगर टी एक्स बराबर ए एक्स है, तो रेंज और असल में कॉल ए क्या हो गया, सेम हो गए ना, ठीक है ना। तो आपने देखा कि आपने जो कंसेप्ट पढ़ा था ना नल का और कॉल का, वो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर भी काम करता है, ठीक है। बस इसमें इतना ही कहना था। ये कौन सा पेज चल रहा है हमारे पास, मेरे ख्याल है लास्ट है। आप देखें लास्ट है ना ये, इसमें कि और भी आगे कोई पेज है, नोट्स में देखिए, यही है, इसके आगे बाद भी कुछ था, अभी जो मैंने पेज डिस्कस किया था ये वाला। तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ, बताओ ना, कंफर्म कर रहा हूँ। अच्छा अब क्या करना है, अब थर्ड आर्टिकल शुरू करना है ना। तो अब मैं थर्ड आर्टिकल आप लोगों को दे देता हूँ, ठीक है, पहले दे देता हूँ और फिर मैं शुरू करता हूँ। हाँ, ये वाला चाहिए 4.1, बोलो मैं है ना, ये
ये नहीं जनाब, ये वाला जो अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे। ओके जी, अब चलते हैं हम 4.3 की तरफ। हाँ, ओके, डॉक्यूमेंट, स्टोरेज डिवाइस, डाउनलोड, ओके जी। अच्छा, अब आप एक सवाल करेंगे, आप कहेंगे सर ये जो मैं सर्किल कर रहा हूँ 1.7 और जो ये लीनियर इंडिपेंडेंट है, ये तो हम सारा पढ़ चुके हैं ना 1.7 में। थोड़ा सा आइडिया बताएंगे क्या होता है इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। अगर एक सेट में 2 कॉलम्स हैं और मैं आपसे पूछूंगा वो इंडिपेंडेंट, तो व्हाट रियली इट मींस? नहीं, वो तो आप आगे चले गए, जरा पीछे रहें। बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन क्या है अगर 2 वेक्टर्स हम कहते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट है? नहीं, ये तो आपने सर्कुलर डेफिनेशन बता दी, आप सही है। नहीं, आप जरा दोबारा उसको रिफाइन करें, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करें। नहीं, देखें, ये तो मैं बता रहा हूँ ना, आप इंडिपेंडेंसी में इंडिपेंडेंसी यूज कर रहे हो ना, ये डेफिनेशन तो सही नहीं है ना। मैंने पूछा कि 2 वेक्टर इंडिपेंडेंट कब होंगे, आपने कहा जब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा। आप ये कहना चाह रहे हो कि व्हेन नाइदर इज ए मल्टीपल ऑफ अदर देन 2 वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। और उसकी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो आप पिवट कह रहे हैं, सोल्यूशन कह रहे हैं, लेकिन बेसिक यही है, ठीक है। 3 के अंदर क्या होता है कि पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये डेफिनेशन पहले आ गई पेयर की। और फिर 3 है तो नाइदर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अदर 2, इसलिए कि एक और तरीके से भी डिपेंडेंसी आ सकती है, ठीक है ना। तो आप ये कहेंगे सर ये जब आपने पढ़ा दिया तो अब क्यों पढ़ा रहे हैं? तो फर्क सिर्फ इतना है कि पहले हम जब पढ़ रहे थे ना, हम इसके अंदर थे, किसके अंदर थे? आरएन के अंदर। किसके अंदर थे भाई? आरएन के अंदर। मतलब है कि हमारे सारे वेक्टर जो है ना यहां से लिए जा रहे थे, सही है, यहीं से लिए जा रहे थे ना। किसी में 2 कंपोनेंट्स वाले वेक्टर थे, 10 वाले, वो भी वेक्टर स्पेस थी आरएन, ठीक है। लेकिन अब बहुत सारी वेक्टर स्पेसेस आ गई है ना, पोलिनोमियल भी वेक्टर स्पेस बन गए हैं, मैट्रिसेस भी वेक्टर स्पेस बन गए हैं। तो हम जो अब डेफिनेशन दे रहे हैं ना इंडिपेंडेंस की, ये ब्रॉडर है, इसके अंदर वो भी शामिल है, पिछला कंसेप्ट, समझ गए ना बात। पहले तो हम ये कहते हैं ना 2 वेक्टर, अब हम ये पूछेंगे 2 मैट्रिसेस इंडिपेंडेंट कब होती हैं? तो उसका भी वही मतलब है कि इसकी एंट्रीज जो है ना, इसकी एंट्रीज का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। 2 पॉलिनोमियल्स कब इंडिपेंडेंट होते हैं? जब एक पॉलिनोमियल दूसरे का मल्टीपल ना हो। तो अब ये वेक्टर स्पेसेस जो है ना क्या होगी, जनरलाइज्ड हो गई है, तो लिहाजा हमें डेफिनेशन दोबारा देनी पड़ेगी, लेकिन कंसेप्ट वही है, ठीक है। तो हियर वी गो, यही बताया था ना पहले भी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब है अगर आप लीनियर कॉम्बिनेशन लें तो सिर्फ क्या है, ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन है। और फिर मैं बार बार जोर देता था कि ट्रिवियल तो हमेशा होता है। तो कोई साहब अगर ये कहते हैं कि साहब मैं 0 0 रखता हूँ, ये 0 हो रहा है, लिहाजा ये जो है ना इंडिपेंडेंट है, वो रॉन्ग इसलिए है कि उन्होंने ये नहीं देखा क्या कोई और कॉम्बिनेशन तो ऐसा नहीं है जो अदर देन नॉन जीरो, तो फिर वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ये जो है ना ओनली, इस ओनली को जो है ना जरा सीरियसली लिया करें, इसलिए कि 0 0 तो बार बार कहता हूँ, 0 0 तो क्या है, वो तो हमेशा सोल्यूशन है, ठीक है। लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई सोल्यूशन है अदर देन 0? तो अगर अलावा भी कोई होगा तो वो डिपेंडेंट हो जाएंगे, लेकिन अगर सिर्फ यही होगा तो इंडिपेंडेंट होंगे, यही लिखा हुआ है। देख लें आप लीनियर इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन, अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? नॉट ऑल 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंसी की तरफ चला जाएगा। ये पुरानी डेफिनेशन थी, किसकी डेफिनेशन थी? आरएन की। लेकिन आज की तारीख में हमने आरएन को नहीं कहा है, हमने क्या कहा है? स्पेस वी का नाम लिया है, ठीक है, सही है, ओके। तो अब वो जो ये जो रिजल्ट आगे बता रहा है ना सेक्शन 1.7 के, पहले आरएन पे थे लेकिन वो वी पर भी वैलिड है, ठीक है। थोड़ा सा रिव्यू भी हो रहा है और नया कंसेप्ट भी आ रहा है। ओके, अब आगे चलते हैं, जरा इसी पेज पर आगे चलते हैं।
ओके चलें जी। ओके चलें, बताइए साहब इसमें क्या कहना चाह रहा है ये? Following results from this section are still true for more general vectors. A set containing zero vector is linearly dependent. पहले भी था, अब भी होगा। पहले जीरो वेक्टर का मतलब क्या था? सारी एंट्रीज जीरो। अब जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा? सारी एंट्रीज जीरो। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होगा? सारे कोफिशिएंट्स, सारी पावर्स का कोफिशिएंट जीरो। ओके अच्छा, ये क्या लिखा है भाई? A set of two vectors, ये वही जो अभी हम बात कर रहे थे, linearly independent if and only if one is a multiple of the other. डिपेंडेंट हो जाएगा ना, और अगर नहीं होगा तो इंडिपेंडेंट। अच्छा ये क्या कह रहा है? अ सेट कंटेनिंग जीरो वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ऊपर क्या लिखा हुआ है? पहले बॉक्स में जरा पढ़ो और थर्ड को पढ़ो जरा। अ सेट कंटेनिंग द जीरो वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, अ सेट कंटेनिंग जीरो वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। वाह क्या मसला है। एक मिनट ए सेट कंटेनिंग द जीरो वेक्टर, भाई यहां तक तो बिल्कुल एक ही जुमला है, इज लीनियरली, यहां तक भी वही है। लेकिन यहाँ डिपेंडेंट है, यहाँ इंडिपेंडेंट है, तो कोई एक तो रॉन्ग होगा ना। कौन सा रॉन्ग है? पहले वाला तो रॉन्ग नहीं है, हमें तो पता है कि अगर किसी में जीरो वेक्टर हो तो वो डिपेंडेंट होते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ ये कहना चाह रहे हैं अ सेट कंटेनिंग द जीरो वेक्टर इज, ये रॉन्ग है बेसिकली। ये बेसिकली क्या है? रॉन्ग है। लेकिन इसको सही कैसे किया जाएगा? ओनली वन नॉन जीरो वेक्टर, ये सही कह रहे हैं। अगर आपने तीसरे को डिलीट नहीं करना, एज इट इज तो रॉन्ग है, लेकिन अगर रखना है तो मॉडिफाई करना होगा। मॉडिफिकेशन आपने क्या बताया? अ सेट कंटेनिंग ओनली वन, और वो भी लिखना होगा नॉन, जब भी इंडिपेंडेंट होगा। तो ये अगर ये लिख ले तीन चीजें, द सेट कंटेनिंग द ओनली वन नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर, अब ये हो जाएगा सही, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, अगर एक सेट है जिसमें सिर्फ एक वेक्टर है, अगर जीरो है तो वो पहला वाला बॉक्स हो जाएगा, वो डिपेंडेंट हो गया। और अगर एक ही है और नॉन जीरो है तो वो क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है जी, ओके ऑलराइट। अब मैंने कहा ना कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल पता कौन सी देनी है? नई वाली देनी है। नई वाली से मतलब ये है कि वो जो आरएन था ना, उसकी तो हम बहुत एग्जांपल्स कर चुके हैं ना। यहाँ पे कुछ नए वेक्टर स्पेस है। तो ये आपको याद है ना, ये क्या कलेक्शन लिया जा रहा है? ये 2x2 मैट्रिसेस में लिया जा रहा है। 3 वेक्टर्स हैं। अब मैट्रिक्स भी वेक्टर्स कहलाएगी। इतने बुरे दिन आ गए ना। मतलब मैट्रिसेस भी क्या कहलाएंगे? वेक्टर्स। तो यहाँ पे क्या लिखूं? व्हाट शुड आई राइट हियर? लीनियर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट होगा, रीजन? वो जीरो वेक्टर है इसमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इज लीनियरली डिपेंडेंट सिंस जीरो वेक्टर इज देयर। ये वाला वेक्टर जीरो है ना। ओके अच्छा चलें, अब जरा ये वाला बता दें कि ये वाला जो कलेक्शन है दो मैट्रिसेस का, ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? रीजन इसने आगे दे दिया है, लेकिन लिखूं क्या यहाँ पे? हैं? आप कह रही हैं डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट कह रहे हो, सब एग्री कर रहे हैं, तो फिर क्या जरूरत है मुझे कुछ कहने की? आई आल्सो एग्री विद यू। रीजन उसने ये लिख दिया कि ये थ्री जो सेकंड है ना, वो पहले का मल्टीपल नहीं है। यस बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ये 11 जो है ये 12 बन जाता तो फिर ये डिपेंडेंट हो जाता। एज इट इज क्या है? ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है जी, ओके अच्छा ये जो थ्योरम है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना है, बार बार जोर दे रहा हूँ। क्या फर्क है भाई पहले में और आज में? चैप्टर 1 में और चैप्टर 4 में क्या फर्क है? हाँ बस यही फर्क है कि पहले जमाने में आरएन की बातें हो रही थी, आजकल हम आरएन की जगह क्या कर रहे हैं? कोई भी वेक्टर स्पेस ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जनरल बात कर रहे हैं। याद है ना, आरएन मैंने बताया था कि एक कलेक्शन ऐसा है कि कोई एक वेक्टर प्रीवियस का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा। यही चीज यहाँ पे बता रहे हैं, तो कोई खास बात नहीं बता रहा ये। अच्छा एग्जाम्पल जरा देखते हैं। एक एग्जाम्पल तो हमने ऊपर देखी थी ना मैट्रिसेस की, अब एक एग्जाम्पल जरा देखते हैं किसकी? पॉलिनोमियल्स की। ठीक है ना, तो यहाँ पे 3 पॉलिनोमियल्स दिए गए। एक है टी, दूसरा है टी स्क्वायर, और तीसरा है 4t + 2t स्क्वायर।
तो अब कहता है कि हमें डिसाइड करना है इज दिस अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट या इंडिपेंडेंट सेट। तो हम देख लेते हैं। हाँ जी, तो क्या है ये? हाँ मतलब है, बता दो ना इसके कोफिशिएंट्स क्या होंगे। यहाँ पे क्या लिख दूं, 2 लिख दूं ना? नहीं सॉरी 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, हाँ नहीं 4 लिखेंगे ना, 4, और यहाँ पे लिखेंगे 2, इसलिए कि P1 जो है ना वो T के बराबर है और P2 जो है वो किसके बराबर है, T स्क्वायर के। तो जब इसको 4 से मतलब 4T प्लस 2T स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P3 आ जाएगा, राइट। सो इज ए लीनियरली डिपेंडेंट सेट। अच्छा अब एक मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ये तो एग्जाम्पल खत्म हो गई ना, समझ में आ गई। अब मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, दूसरी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2। मैंने कहा कि मैं एक सेट ले रहा हूँ, P1 इज इक्वल टू T और P2 इज इक्वल टू T स्क्वायर, बस सिर्फ 2 ले रहा हूँ, ठीक है, 2 सेट ले रहा हूँ। अब मैं चलें ऐसा करते हैं, चलें 2 ले रहा हूँ। मैं पूछता हूँ कि ये 2 डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट है ना? कैसे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि P1 इज इक्वल टू, सर बल्कि ये कह रहे हैं आप P2 इज इक्वल टू T स्क्वायर, ठीक है, और T स्क्वायर का मतलब है T इंटू T, और T एक ऐसे ही रख लो, दूसरा T P1 कर दो, एक T को T रहने दो, दूसरे को P1 कर लो। तो P2 जो है वो बराबर हो गया T P1 के, देयरफॉर डिपेंडेंट, ठीक है, क्लियर? तीनों एग्री कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए? उधर वाले बताओ भाई, क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री कर रहे हैं जो यहाँ के लोगों ने कही है? ये बिल्कुल वही हो गया अमेरिका का इलेक्शन, ये तीनों एग्री कर रहे हैं जिम्मी कार्टर पे, सॉरी उस पे डोनाल्ड ट्रंप पे कि ये डिपेंडेंट है। उधर है कोई भाई जो बाइडेन का हिमायती बैठा हुआ कि नहीं है? ये जल्दी बताओ। तो भाईजान ये डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। उसका रीजन ये है, आप जब बात करते हो ना कि सम वेक्टर इज ए मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर, तो आप इस अल्फा को कांस्टेंट लेते हो, वेरिएबल नहीं लेते हो। क्या लेते हो? कांस्टेंट। देखिए पहले जमाने में तो मसला नहीं था ना वेरिएबल का, पहले में तो क्या चल रहा था, वेक्टर्स ही चल रहे थे ना, सारी एंटिटीज कांस्टेंट होती थी। अब यहाँ पे आ गए क्या, पॉलिनोमियल्स। तो अब इसमें आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। तो दिस इज नहीं, वेरिएबल का मल्टीपल होने से डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी कुछ नहीं होती। असल में क्या होता है, कांस्टेंट से होती है। जैसे पिछले केस में क्या था, कांस्टेंट 2 और 4 थे ना, तो लिहाजा वो तो हो गया था डिपेंडेंट। लेकिन यहाँ को आप ये कहना कि साहब T स्क्वायर इज इक्वल टू T टाइम्स P1, देयरफॉर इट इज डिपेंडेंट, रॉन्ग, ये इंडिपेंडेंट है। अब मैं बताता हूँ क्यों इंडिपेंडेंट है। अब इसी को देख लेते हैं, आगे एग्जाम्पल आएगी, लेकिन इसको यही कर लेते हैं कि T और T स्क्वायर डिपेंडेंट, सॉरी इंडिपेंडेंट क्यों है या डिपेंडेंट क्यों नहीं है जी? नहीं एक मिनट, आप कंफ्यूज ना करें, आप कौन सी एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल 2 या एग्जाम्पल जो ओरिजिनल है? नहीं मैंने तो ये ली है ना एग्जाम्पल 2, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ जो आपके पास लिखी हुई नहीं है। मैं इसको बताऊं ना, इससे अभी हमने ये देखे, ये निकाला था ना कंक्लूजन के P2 इज इक्वल टू T देयरफॉर डिपेंडेंट, लेकिन ये रॉन्ग है, इसलिए कि T क्या है, कांस्टेंट नहीं है, तो लिहाजा ये अगर रॉन्ग है तो फिर ये इंडिपेंडेंट होंगे। कौन से इंडिपेंडेंट? T और T स्क्वायर। मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ ना आपके लिए कि why they are इंडिपेंडेंट, समझ में आ रही है ना, वाई दे आर इंडिपेंडेंट। तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि क्या करते हैं, ये जरा थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। ये हमने रॉन्गली लिखा था डिपेंडेंट, इसको भी क्लियर कर देते हैं। चलें अब देखें, इसका आर्गुमेंट जो है ना इस तरीके से होगा। आप ऐसे नहीं करेंगे, आप इसको इस तरह से करेंगे, C1 P1 प्लस C2 P2 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। पहले ये इक्वेशन बनाएंगे, फिर देखेंगे क्या C1 और C2 जो है वो 0 है, नॉन 0 है या क्या है। अब आप लिखिए जनाब C1, P1 की जगह आप लिख दें T, कोई मसला नहीं है। C2 P2 जो है क्या लिख दूं, T स्क्वायर। अब बिग क्वेश्चन ये है कि ये 0 जो राइट पे लिखा हुआ है ये क्या है? ये वेक्टर है ना, 0 वेक्टर, लेकिन ये वेक्टर वो वाला नहीं है R2 वाला, ये वेक्टर है पॉलिनोमियल की स्पेस का।
तो आपके पास इसको इस तरह से लिखोगे 0 टाइम्स टी, बल्कि इस तरीके से लिखोगे। देखें, पहले आप ये सोचें ना कि आप जो काम कर रहे हो ना, ये जो वेक्टर्स आप ले रहे हो ये P2 में से हैं। P2 का मतलब याद है ना, P2 का मतलब क्या है? पहले ये बता दो, मेरे ख्याल है आप सब लोग भूल गए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P2? पिछला लेक्चर सही तरह नहीं। P2 का मतलब है सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2। इतना बड़ी चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। P2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2। ठीक है, तो उस एट मोस्ट 2 वाले में ये मुझे बताओ कि ये जो है ना, ये वाला जो वेक्टर है ना, जीरो वेक्टर, इस स्पेस के अंदर, किस स्पेस के अंदर P2 में किस तरह लिखा जाएगा ये जीरो? आप सही बोल रहे हैं आप, 0 प्लस 0t प्लस 0t², ये ऐसे लिखा जाएगा भाई। अब आगे बात समझ में, क्योंकि P2 की बात कर रहे हैं तो जीरो वेक्टर का मतलब है कि डिग्री 2 तक तो जाएगा, लेकिन तीनों कोफिशिएंट्स क्या होंगे? 0 होंगे। ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स इक्वल कब होते हैं? दो पॉलिनोमियल्स जब रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट सेम हो। तो यहाँ का तो कांस्टेंट नहीं है ना, तो वो तो आप लगा लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 कांस्टेंट नहीं है ना। ये इससे मैच कर जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब ये किससे मैच करेगा? C1 सिर्फ और सिर्फ 0 हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, और ये C2 सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? 0 और कुछ नहीं हो सकता। तो ओनली सोल्यूशन क्या आया? 0 0। लिहाजा ये इंडिपेंडेंट है। कौन? T और T²। तो ये जब पॉलिनोमियल्स की बात आती है ना, तो जरा थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। वो पुरानी कहते हैं ना, वो जो जब आप R2 पढ़ते हैं ना, नहीं नहीं नहीं, देखें मैं ये तो कह रहा हूँ, R2 जो है ना, R2 आपकी आदतें खराब कर देता है और ये जो P2 है, ये आपको दोबारा सही करता है आपकी आदतें। इसीलिए बाद मैथमेटिशियन जो होता है ना, जो बड़े हाई क्लास के होते हैं, वो कभी भी R2 को लिफ्ट नहीं कराते। वो पहले दिन ही जो है ना V की बात करते हैं, और बाद में कहते हैं जनाब ठीक है R2 इसका एक सब केस है, M2 एक सब केस है। राइट, तो ये बात है जी। आप कुछ कह रहे थे, हो गया क्लियर? ऑलराइट, तो जनाब ये हो गया। चलिए जनाब, अब हम चलते हैं नंबर 3 की तरफ। ओके, अच्छा, अगेन इसमें भी वही मसला है कि मसला तो खैर कोई नहीं है। ये आपको इधर लेना चाह रहा है, ले जाना चाह रहा है बेसिस की तरफ। तो मैं बताता हूँ क्या होता है। आपके पास एक H है, ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है भाई? H है। ठीक है, प्लेन है ना। कितने वेक्टर नजर आ रहे हैं इसमें? 3 वेक्टर नजर आ रहे हैं। सही है जनाब। अच्छा, अगर मैं, अच्छा पहले तो ये स्टेटमेंट देख लेते हैं, 1 2 3 4। ये चारों स्टेटमेंट्स हैं। अच्छा नहीं, एक मिनट। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड डिस्क्रिप्शन ऑफ H। यानी इसने H की 4 डिस्क्रिप्शन दी हैं, कुछ सही होंगी कुछ रॉन्ग होगी। तो पहले तो ये डिसाइड करना है कि इन चारों में से कौन सही है और कौन नहीं सही है। तो जरा आप बताएं, आप सोच के, क्या ये स्टेटमेंट सही है? H इज इक्वल टू स्पैन V1 V2 है जी? बोलो सही है, यस। ठीक है, लेकिन इसको प्रूफ कैसे करेंगे? आप प्रूफ इस तरह से करेंगे कि ये अगर आप कोई में वेक्टर लूं, तो ये जो होगा ना, ये इसके और इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। राइट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई लेता हूँ तो भी लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। उसके लिए पता क्या करना पड़ेगा? आप एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप करेंगे, एक यहाँ ड्रॉप करेंगे। ये चीज जो होगी क्या हो जाएगी? V1 का मल्टीपल हो जाएगी, ये V2 का हो जाएगी, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये वेक्टर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो यस, नंबर 1 इज ट्रू। मेरे ख्याल में जरा क्लियर कर लूं सारी चीजें। यस, नंबर 1 इज ट्रू। जरा नंबर 2 बताइए, बी। बी ट्रू है या नहीं? सही है ना, मतलब है कि आप V2 की जगह क्या ले रहे हैं? V3 ले। आपके पास चॉइस है ना, चॉइस है ना। आप V1 V2 ले लें, वो भी H को कर देगा, V1 V3 ले लें, वो भी H को कर देगा। अब जरा इधर आ जाओ, V2 V3
है? ये भी ट्रू है। चले पहले उनसे पता कर लेंगे ट्रू क्यों, ताकि उनका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। ट्रू नहीं है, इसलिए ट्रू नहीं है कि V1 और V2 का जो कॉम्बिनेशन लेंगे सिर्फ आप इस लाइन के वेक्टर जनरेट कर सकेंगे, V1 और V2, लेकिन यहाँ का कोई वेक्टर जो है ना V2 V3 का कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है ये जो है ना, ये स्पैन V2 V3 ये H का सबसेट तो है, H के बराबर नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। लेकिन वो H नहीं है ना, असल सवाल देखा करो ना यार, हम ये पूछ रहे थे क्या H इसके बराबर है, आंसर इज नो। वो अलग बात है कि फिर ये है क्या भला, ये भला वही है कौन सा, स्पैन V2 V3, इट इज ए लाइन जो कहाँ है। अच्छा आप जरा इधर आ जाइए, ये वाला डी वाला, इसके बारे में बताइए, ट्रू है या रॉन्ग, फॉल्स है? हैं? सही है, बिल्कुल ट्रू है। इसलिए कि आपने क्या किया है कि आपने कहा कि ये जो वेक्टर है ना, ये V1 और या V2 या V3 या दोनों का, इसमें आप ऐसा कर रहे हैं कि जो ये वाला कंट्रीब्यूशन है ना, ये वाला, इसमें कुछ हिस्सा ले रहे हैं V2 से, कुछ हिस्सा ले रहे हैं V3 से, बट ये भी ट्रू है। ओके, अब क्लियर होगी सारी चीजें कि ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू नहीं है। अब आते हैं उसकी तरफ कि ये जो ट्रू है और ये जो ट्रू है, इन दो ट्रू में कौन सा ट्रूथ ज्यादा अच्छा ट्रूथ है और कौन सा ट्रूथ जो है कम वैल्यू वाला है? क्या है? तो सारे H ही यार, लेकिन कौन सी स्पैनिंग सेट ज्यादा बेहतर है? हाँ, ये ज्यादा बेहतर है, इसलिए बेहतर है कि जितने कम वेक्टर से काम चला लें और पूरी स्पेस जनरेट हो जाए, वो ज्यादा बेहतर होता है। तो हम ये कहेंगे कि ये भी जो है वो क्या कर रहा है, H के बराबर है, B, A भी है और D भी है, लेकिन A और B इसलिए प्रीफर कर रहे हैं कि दे आर यूजिंग लेस नंबर ऑफ वेक्टर, ठीक है, और D क्या हो रहा है, मोर नंबर ऑफ वेक्टर। अच्छा अब बात करते हैं इसकी कि ये जो V1 और V2 है, क्या इससे कम से भी पूरा H जनरेट हो सकता है? अगर वेक्टर इसमें कम कर दें, नहीं हो सकता। सिंगल वेक्टर जनरेट नहीं कर सकता पूरा H, दो वेक्टर जनरेट कर सकते हैं अगर खास किस्म के हों, यानी ये नहीं कर रहा V2 V3 नहीं कर रहा, लेकिन खास किस्म के दो हैं तो कर रहे हैं, तीन भी कर रहे हैं। तो सबसे जो बेस्ट है ना, वो या तो A है या B है, यानी इसके अंदर क्या हो रहा है, जनरेशन तो हो रही है, लेकिन जो वेक्टर हो रहे हैं वो दे आर स्मॉल इन नंबर। या बेसिकली पता क्या हो रहा है, ये दो वेक्टर असल में इंडिपेंडेंट है V1 और V3, और ये भी इंडिपेंडेंट है V1 और V2, लेकिन ये जो है ये डिपेंडेंट है कौन सा, V2 V3, राइट, और ये भी डिपेंडेंट है, तीन मिलकर। डिपेंडेंट का मतलब वही, वो तो पिक्चर से भी नजर आ रहा है यार, V2 जो है वो V ट्वाइस V3 है, बल्कि उल्टा क्या गया यहाँ पे, क्या है, V3 इज इक्वल टू ट्वाइस V2 है, तो ये तो वैसे ही डिपेंडेंट हो गया। कहने का मतलब ये है कि देखें, एक होती है स्पैनिंग, जो कि चार स्पैनिंग है, चार नहीं है, चार तो पोटेंशियल आंसर थे ना, तीन है, तो तीन स्पैनिंग सेट है, लेकिन इसमें दो जो है वो बड़े मजेदार हैं, एक थोड़ा सा रफ है। तो जो मजेदार वाले होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि द सेट विच जनरेट H एंड इंडिपेंडेंट इज ए बेसिस। अब ये नया कंसेप्ट आ गया, पहले तो स्पैनिंग चल रहा था ना, अब क्या चल रहा है, बेसिस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों की जगह, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, बेसिस, ठीक है, इसकी जगह भी क्या लिख सकते हैं आप, बेसिस, ठीक है, लेकिन इसकी जगह नहीं बेसिस लिख सकते, इसलिए कि बेसिस के लिए वेक्टर में क्या होना जरूरी है, इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, ठीक है। सो नीचे आ गया ना, यही लिखा हुआ है ना तीन लाइनों में। अब basis set is an efficient spanning set containing no unnecessary vectors, ठीक है। In this case we would consider the linearly independent set V1 V2 and V1 V3 to both be bases। अच्छा आगे थोड़ा सा वो कुछ इंग्लिश भी पढ़ाने लगा है आपको, वो पढ़ लेते हैं इंग्लिश। वो ये कह रहा है कि ये जब बेसिस की जमा होती है तो BASES आ जाता है, प्लूरल ऑफ बेसिस का, तो वो भी बेसिस है कौन सा वाला, ये भी बेसिस है और ये भी बेसिस है, लेकिन वो नहीं है वो तीसरा वाला, इसलिए कि वो तीसरे में क्या खराबी थी, डिपेंडेंट हो गया था वो सेट, ठीक है। डेफिनेशन आ गई, इतना जो हमने मोटिवेशन दिया था वो इसीलिए दिया था कि इस डेफिनेशन को समझ सकें। ठीक, क्या है डेफिनेशन भी, an index set of vectors V1 V2 is a basis
नंबर वन तो वही है कि ये जो बी है वो इंडिपेंडेंट हो, और दूसरा ये है कि ये अपने पेरेंट को जनरेट भी करे। हम एच की बेसिस की बात कर रहे थे ना, तो ऐसा तो नहीं है बस इंडिपेंडेंट है, लेकिन अगर वो पूरा एच नहीं जनरेट कर पा रहे हैं तो वो क्या है, वो तो स्पैन ही नहीं है ना। देखें, अगर कोई चीज इंडिपेंडेंट है लेकिन पूरा सेट नहीं जनरेट कर रही, तो ये वाली चीज में खराबी हो जाएगी। ये वो वाला सेट है, कौन सा वाला, वो B1 और ये वाला सेट है। अच्छा नहीं, ये तो यहीं पे गड़बड़ होगी ना, B2 B3 तो यहाँ पे ही गड़बड़ होगी। कौन सी, ये सेट क्या था, लीनियरली डिपेंडेंट था, लेकिन ये वाले जो सेट्स हैं ये दोनों इसको पूरे कर रहे हैं। एक मिनट जरा सोच के बताइए कि ये वाले जो है ना B2 B3 ये किस कंडीशन को वायलेट कर रहे हैं। ये दोनों को वायलेट कर रहे हैं भाई, पहली को भी और दूसरी को भी, इसलिए कि ये तो क्या है, डिपेंडेंट है, और ये पूरे एच को कर भी नहीं रहे, तो ये तो मतलब ये दोनों को वायलेट कर रहा है, राइट। कहने का मतलब है B2 B3 दोनों कंडीशनें वायलेट कर रहा है, और वो जो एक और कंडीशन थी 1 2 3 वो पहली कंडीशन को वायलेट कर रही थी, दूसरी को रिटेन कर रही थी, तो वो भी गया, ये भी गया, पीछे क्या रह गया 1 2 एंड 1 3। ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट भी है और ये स्पेस को जनरेट भी है। इसका मतलब एक और भी क्वेश्चन आ गया कि बेसिस मे नॉट बी यूनिक। एक वेक्टर स्पेस की एक से ज्यादा क्या हो सकती हैं, बेसिस हो सकती हैं, लेकिन दोनों में खास बात ये होगी, यानी अगर दो बेसिस हैं, खास बात ये होगी दोनों इंडिपेंडेंट होंगी और दोनों जनरेट कर रही होंगी, एक अपने तरीके से कर रही होगी, एक अपने तरीके से कर रही होगी, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, आप 1 2 को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, आप 1 3 को इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों चीजें इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो दोनों बेसिस है। तो बेसिस आर नॉट यूनिक। एक बेसिस, अच्छा ये तो वैसे भी इंटरेस्टिंग है ना, अगर आपके पास एक बेसिस है, आप ऐसा करें, फर्ज कर लें 4 वेक्टर हैं, आप ऐसा करें उन चारों वेक्टरों को 10 से मल्टीप्लाई करके एक और नया सेट बना लें, तो वो भी बेसिस होगा। इसलिए कि जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ना तो वो इंडिपेंडेंसी को हर्ट करेगा, ना ही वो स्पैनिंग को हर्ट करेगा, ठीक है। ओके चलें आगे, ये डेफिनेशन है। वही इतना आगे चलेगा। ऑलराइट, नंबर अब सही आ गए। ओके जनाब, हम वापस वहीं पहुंच गए हैं अपने R3 में। कहाँ पहुंच गए हैं, R3 में। हमने कहा इस R3 में वो जो 3 फेमस वेक्टर हैं, दोबारा देखो, यूनिट वेक्टर्स E1 E2 E3, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड बेसिस कहते हैं। क्यों बेसिस कहते हैं, इसलिए बेसिस कहते हैं कि अगर आप इन 3 वेक्टरों को रखें और इसको पिवटिंग करें, तो पिवटिंग करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी रिड्यूस इकोलन फॉर्म में। अब ये वाली थ्योरम आपको याद है, वो ये कहती थी कि इसमें 10-12 बुलेट्स थे। एक बुलेट्स ये था कि n पिवट्स आर देयर, यहाँ पे n3 है ना, तो एक बुलेट वहां की ट्रू हो गई, तो बाकी सब ट्रू हो गई। एक बुलेट और भी था, वो कौन सा था कि ये क्या था, a हैज 3 पिवट्स, ट्रू हो गया ना। तो एक और भी था कि a स्पैन R3, तो इसमें क्या होगा, ये 3 वेक्टर्स R3 को क्या कर देंगे, स्पैन कर देंगे। उसमें एक और बुलेट्स भी था कि सारे वेक्टर्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर आप उस थ्योरम पे ना भी जाए ना, तो मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि आप इसको एज इट इज भी प्रूफ कर सकते हैं। क्या क्या हमने करना है, हमने यही करना है कि ये चीज क्या है, नंबर 1 इंडिपेंडेंट है, वो तो है। इसको अगर मैं C1 से मल्टीप्लाई करूं प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल टू 0 कर दूं, तो आप मुझे बताएं क्या C1 C2 C3 0 0 0 के अलावा कुछ और आ सकता है, नहीं आ सकता। इसका मतलब है ये इंडिपेंडेंट हो गए। और अगर मैं कोई एक वेक्टर ले लूं एक्स वाई जी, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, x टाइम्स 1 0 0 प्लस y टाइम्स 0 1 0 प्लस z टाइम्स 0 0 1 में लिख सकता हूं ना। इसका क्या मतलब हुआ कि एवरी आर्बिट्ररी वेक्टर एक्स वाई जी कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये E1 E3 क्या हो गए, इंडिपेंडेंट भी हो गए और स्पैनिंग सेट भी हो गए। लिहाजा ये क्या है, बेसिस है। और ये बेसिस इतनी मतलब यूज होती है, इसका नाम दे दिया गया है। क्या नाम दे दिया है, स्टैंडर्ड बेसिस। ये हो गई स्टैंडर्ड बेसिस, ठीक है ना। अब ये रीजन ये लिखा, सिंस हैज कॉलम आर लीनियरली इंडिपेंडेंट बाय MIT एंड कॉलम्स ऑफ ए, यहाँ पे क्या लिखूं, स्पैन, क्या लिखूं भाई, R3, बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त।
Therefore, E1, E2, E3 is a basis of R cube. Okay. अच्छा जनाब, अब देखें ये वाली चीज जो है, हम कहाँ चले गए अब? En. अच्छा, इसको हम जनरलाइज भी करते हैं, पिछली वाली थ्योरम को जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर हम E1 जो है उसको ले लें 1, बाकी सब 0 कर दें, E2 को आप ले लें 0, 1, बाकी सब 0 कर दें, और 3 पे ना रुके, n तक चले जाएं, तो आखिरी क्या होगा? En होगा। ये क्या होगा? आखिरी 1 होगा, बाकी सब क्या होगा? 0 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि E1, E2 अप टू En आर बेसिस ऑफ Rn। ठीक है, बेसिस ऑफ Rn। अब हम इसकी बेसिस, हम यहाँ पे दूसरी चीज शो कर रहे हैं, हम ये शो कर रहे हैं कि 1t t स्क्वायर Tn इज ए बेसिस फॉर Pn। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही बात आ गई। आप क्या शो करना चाह रहे हैं? 1t Tn, ये वेक्टर क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अभी तो मैंने किया था 2 वेक्टर्स के लिए। ये c है, ये c कौन सा वेक्टर है? 0 प्लस 0t प्लस दिस। तो जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये चीज मिल जाएगी ना आपको, c0 भी 0, c1 भी 0। तो लिहाजा अच्छा, अब मजे की बात है कि ये तो इंडिपेंडेंट शो हुआ ना, तो इसने बेसिस कैसे कह दिया? वो इसलिए कह दिया कि स्पैनिंग तो वैसी नजर आ रही है ना यार, अगर कोई पॉलिनोमियल है डिग्री n का, तो जाहिर है उसमें क्या होगा यार, कुछ कांस्टेंट होगा, वो 1 से मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा, कुछ उसमें t का मल्टीपल होगा, वो t से मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा, और आखिर में कुछ होगा, वो Tn से आएगा। यानी का मतलब है कि ये नंबर जो है, यानी चले मैं ये बताता हूँ, अगर मेरे पास ये वाला है ना वेक्टर 3 प्लस t प्लस 5t क्यूब माइनस 7t4, और मैं बात कर रहा हूँ P4 की, तो ये वेक्टर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा ना 3 टाइम्स 1 प्लस 1 टाइम्स t प्लस 0 टाइम्स t स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स t क्यूब माइनस 7 टाइम्स t4। ये मैंने क्यों लिखा है ये वाला 0 टाइम्स t स्क्वायर? ये मेरी मजबूरी थी ना, इसलिए कि मेरे को सारे वेक्टर लेने होंगे, 0 भी लेना होगा, t भी लेना, सॉरी 1 लेना होगा, t लेना होगा, t स्क्वायर। तो चूंकि वहां t स्क्वायर नहीं था ना, तो मैं लिखूंगा, लेकिन कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ये जो है ना, ये चीज क्या शो कर रहा है? जनरेशन। और ये चीज क्या शो कर रहा है? इंडिपेंडेंसी। तो लिहाजा 1 t स्क्वायर Tn, ये क्या है? बेसिस फॉर्म कर रहे हैं। किसकी बेसिस फॉर्म कर रहे हैं? Tn की। और E1, E2, En किसकी बेसिस फॉर्म कर रहे थे? Rn की। ये 2 बड़ी मशहूर चीजें हैं, राइट? कौन सा? Pn और Rn। ओके, इज a basis for Pn। ओके जी। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि बेसिस आर नॉट यूनिक, यही डिस्कस किया था ना थोड़ी देर पहले। देखिए, वो जो स्टैंडर्ड बेसिस होती है ना E1, E2, E3, वो इतनी आसान होती है कि हमारे पास वो जो होती है ना स्पैनिंग, वो बड़ी आसानी से हो जाती है। इसलिए कि अगर आपने स्पैनिंग शो करनी है ना E1, E2, E3, तो बस सिंपल पहले वेक्टर को पहले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे E2 को दूसरे कंपोनेंट से। लेकिन मैंने जैसे बताया था ना कि बेसिस यूनिक नहीं होती, तो जरा देखते हैं कि हम इसी R3 में हमें ये 3 वेक्टर्स दिए गए और आपसे सवाल किया जा रहा है डू दे फॉर्म ए बेसिस। तो आप वही थ्योरम यूज करें। कौन सी थ्योरम? MIT। और क्या करो, इसको लो और पिवट ऑपरेशन करो। तो यहां पर क्या साबित हो गया? 3 पिवट साबित हो गए ना। इसका मतलब है वो MIT के दूसरे 2 बुलेट भी ट्रू हो गए। एक बुलेट तो ये था ना कि A हैज n पिवट्स, तो यहाँ पे n3 है, तो बाकी 2 और कौन से ट्रू हो गए? नंबर 1, वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट। एक और बुलेट था, द कॉलम्स स्पैन R3। तो इसका मतलब है कि ये 3 जो है वो क्या कर रहे हैं?
इंडिपेंडेंट भी हैं और जनरेट भी कर रहे हैं, लिहाजा ये भी क्या फॉर्म कर रहे हैं, बेसिस कर रहे हैं। कौन सा MIT बताया तो यार, नहीं IMT जो है इनवर्स मैट्रिक्स थ्योरम, वो जो मैं बातें कर रहा हूं ना कि उसमें 10-12 बुलेट्स थी, वो यही तो थी। अच्छा, लेकिन इसका एक और तरीका भी है। एक और तरीका पता क्या है, आप वही काम करो जो बचपन से करते आए हो, इसको C1 से मल्टीप्लाई करो, या इसको C2 से करो, इसको C3 से करो, इक्वल टू 0 करो, सिस्टम को सॉल्व करो, एंड में यही पता चलेगा कि सिवाय 0 0 0 के और कुछ नहीं आ रहा। ये क्या साबित हो जाएगा, इंडिपेंडेंसी। और फिर अगर आपने इसको शो करना है स्पैनिंग, तो पता क्या करोगे, वो फिर ये करोगे भाई, वो फिर ये करोगे कि ये इसका नाम रख देते हैं A, आप करोगे A के साथ लिखोगे B1 B2 B3, और आप ये कहोगे कि ये कभी भी किसी भी बी के लिए सिस्टम इनकंसिस्टेंट नहीं होगा। उसका एक रीजन है, ए में 3 पिवट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, तो इसका मतलब है ये कॉलम कभी भी पिवट कॉलम नहीं बनेगा। याद है ना नॉन यूनिकनेस और नॉन एग्जिस्टेंट की शर्त, कि अगर बी कॉलम पिवट हो जाए तो फिर क्या होती है, सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाता है फॉर दैट पर्टिकुलर बी। ओके, तो ये हो गया जनाब। अच्छा जनाब, जरा इधर आ जाते हैं, थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं थ्योरेटिकली। ओके, कहता है एक्सप्लेन व्हाई ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट तो जरा ये बता दो ए के बारे में कि ये बेसिस R3 की क्यों फॉर्म नहीं कर रही। बेसिस की दो शर्त हैं क्या, एक तो इंडिपेंडेंसी और स्पैनिंग। तो ये जो चार सेट हैं, चार वेक्टर्स हैं 1 2 3 4 5 7 0 1 0 1 -3 7, ये क्यों नहीं है बेसिस, जल्दी हरी अब। ओ भाई एक थ्योरम नहीं थी टू मेनी वेक्टर्स की, क्या थी वो, टू मेनी का मतलब क्या था पहले, यहाँ पे R की पावर क्या है 3, वेक्टर्स कितने हैं 4, तो अगर 4 वेक्टर्स हैं और कंपोनेंट हर एक में 3 है तो ये टू मेनी का केस है। तो टू मेनी वेक्टर्स हमेशा डिपेंडेंट होते हैं, तो ये चारों वेक्टर्स क्या है, डिपेंडेंट है, चारों वेक्टर्स डिपेंडेंट है। तो भाई दूसरी कंडीशन को तो आप छोड़ें, स्पैनिंग है या नहीं, यहीं से सवाल हो गया कि बेसिस नहीं है। अच्छा, अब ये बताएंगे कि स्पैनिंग भी चले देख लेते हैं, हालांकि यहाँ पे जरूरत नहीं है देखने की, क्या ये स्पैन करेंगे R3 को, हाँ सोचो। एक मिनट देगा ना, इसलिए तो मैंने कहा कि ये दोनों कंसेप्ट एक दूसरे से कोई रिलेटेड नहीं है इसका भाई। अगर कोई सेट है जो डिपेंडेंट है, लेकिन अगर वो बहुत बड़ा है तो वो तो जनरेट कर जाएगा। तो यहाँ पे वही है हिंट, ये बहुत बड़ा है लेकिन ये कर जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बहुत बड़ा जनरेट करे, लेकिन ये कर जाएगा। उसके लिए चेक कैसे करेंगे, उसके लिए चेक पता कैसे करोगे, ऐसे करोगे 1 2 3 4 5 7 0 1 0 1 -3 7 B1 B2 B3, तो ये आपने एक आर्बिट्ररी वेक्टर रख लिया। अब अगर आप सुने गौर से, अगर तो आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है, दो ही चीजें हो सकती है ना, इसको आप ऑपरेशन करेंगे तो इसमें 2 पिवट्स आ जाएं या 3 पिवट्स आ जाएं, यही होगा ना, या 1 पिवट्स आ जाए चले, सही है ना, एक भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, 4 तो नहीं हो सकते ना पिवट, इसलिए कि रो 3 है। तो पहले वो वाला केस ले लेते हैं, फर्ज कर लें 3 पिवट्स हैं, 3 पिवट्स का मतलब है कि ये कभी पिवट नहीं होगा, सॉरी ये वाला कभी पिवट नहीं होगा ना, 3 पिवट्स आ गए ना, तो इसका मतलब है वो ओरिजिनल ए के अंदर ही रहेंगे, इसका मतलब ये सोल्यूशन आ जाएगा ना, यानी ये स्पैनिंग हो जाएगा। लेकिन फर्ज कर लें अगर 2 पिवट आ गए, इसका मतलब ये होगा कि ये सब जीरो हो जाएंगे, और अगर ये नॉन जीरो है तो इसका मतलब सोल्यूशन नहीं होगा। तो अब सिर्फ ये देखना है कि अगर ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको मैं आगे ले जाऊं, और अगर मेरे पास 3 पिवट आ जाएं तो यस ये स्पैनिंग तो है लेकिन बेसिस नहीं है। लेकिन अगर इसमें 2 पिवट आ गए तो फिर ना स्पैनिंग है ना इंडिपेंडेंसी है। इस केस में ये है, स्पैनिंग है, इस केस में क्या है, ये स्पैनिंग है, घर जाके चेक कर लीजिएगा, लेकिन क्या नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, लिहाजा बेसिस नहीं है। ओके, जरा दूसरे के बता दें।
लिखूं? इंडिपेंडेंट तो है, यानी पहली कंडीशन तो पास हो गई। दूसरी क्या है, क्या ये स्पैन कर रहे हैं? नहीं, दो पिवट में तो कोई खराबी नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, कोई जरा बताएंगे बस सोच के? नहीं, मैं क्या कर रहा हूं? मैं ये चेक कर रहा हूं कि 1 1 बिलोंग्स टू दिस स्पैन। ये जो दो वेक्टर है ना, मैं चेक कर रहा हूं कि 1 1 1 इस स्पैन में है या नहीं। अब ये 1 1 1 कहां से है मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है? पहले जरा इसको लेके चलते हैं। चलें, पहला स्टेप बताओ जल्दी से, क्या होगा? डज 1 1 1 बिलोंग्स टू दिस। पहला स्टेप क्या होगा, जल्दी बोलो यार, फटाफट, टाइम नहीं है बाबा। ठीक है, तो बोलो ना। 0 0, आगे बोलो। -3, आगे बोलो। -1, ठीक है? यहां पर क्या होगा? 0 -6, और यहां पर क्या होगा? ये मैंने सही किया या रॉन्ग किया? 1 2 3 4 5 6 1 1 1। इसको मैं 2 से करूंगा, 1 मिनट, 3 से करूंगा। नहीं, इसका मतलब है ये वेक्टर है भाई, इसलिए है कि जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे ना, तो ये चेंज हो जाएगा 0 1 एंड 1/3। इसको आप 6 से डिवाइड करोगे तो किसमें चेंज हो जाएगा? 0 1 एंड 1/3। तो ये गायब हो जाएगा, मतलब ये तो वेक्टर है, ठीक है? तो बट इट डज नॉट मीन कि ये स्पैन कर रहा है। स्पैन के लिए क्या करना होगा? ऑल पॉसिबल वेक्टर्स, ठीक है? तो अब मैं इसको जरा दोबारा से करता हूं। यहां पर मैं क्या लिखूं भाई? B1, यहाँ पे क्या लिखूं? B2, और यहाँ पे क्या लिखूं मैं? B3। सही है? ओके, अब एक काम करते हैं। चलें जी, अब जल्दी से ऑपरेशन बताओ फटाफट। वही होगा ना, 1 होगा, 4 होगा, B1 होगा, लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा सा जरा सोच समझ के बताना। -2 से किया ना, या -3 हो गया, तो ये क्या हो गया? -2B1 प्लस B2। अच्छा, उससे आगे वाला क्या हो जाएगा? 0 -6, और ये क्या हो जाएगा? माइनस प्लस B3, ठीक है? अच्छा जी, अब एक काम करो, अब इसकी फिक्र ना करो कि -3 को 1 करना है, -3 को ऐसे ही रहने दो। 1 4 B1 0 -3 -2 B1 प्लस B2, ठीक है जी? अब एक काम करो, इसका -2 टाइम्स इसमें ऐड कर दो, तो -3 और -2 +6 हो जाएगा ना, -6 में 0 हो जाएगा, ठीक है जी? अच्छा, अब जरा ये वाला बताओ क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हो, कैसे निकाल लिए इतनी जल्दी यार? इसलिए कि ऊपर -2 है ना, -2 B1, -2 से मल्टीप्लाई करो 4 B1 आ जाएगा, -3 में ऐड करोगे B1 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। आगे बताओ। -2 B2 प्लस, अब देखें ना, मैंने जो पहले जो चॉइस लिया था ना 1 1 1, वो इसको 0 कर रहा था ना इसको 0, तो लिहाजा कोई कंट्राडिक्शन नहीं आ रही थी। लेकिन अगर मैं ये वाला वेक्टर ले लूं, फॉर एग्जांपल 1 1 0, अब क्या होगा जरा सोच के बताओ? नहीं नहीं, 1 1 0 रखोगे तो ये चीज किस में चेंज हो जाएगी, जल्दी बताओ? ये चीज हो जाएगी -1 हो जाएगी ना। B1 1 रखा है, B2 भी 1 रखा है, B3 0 रखा है, तो -1। तो इधर -1 आ गया और इधर 2 zeros है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वेक्टर है 1 1 0, ये स्पेस में नहीं, ये इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं है, लेकिन ये स्पेस का तो पार्ट है ना। तो बेसिकली हर वो बी वेक्टर जिसमें ये चीज, जिसमें B1 -2 B2, इस किस्म का एक सवाल हमने पहले भी किया था कि हर वो B1 B2 B3 जिसमें ये वाली कंडीशन नॉन जीरो है, वो इन दो वेक्टरों से जनरेट नहीं हो रहा। लेकिन अगर ये एक्सप्रेशन 0 हो जाए,
इस मिसाल भी दे दी है, 1 1 1 में ये चीज 0 है तो 1 1 1 तो जनरेट हो जाएगा 2 वेक्टरों से, लेकिन 1 1 0 2 वेक्टरों से जनरेट नहीं होगा। इसका मतलब ये 2 वेक्टर इतने पावरफुल नहीं है कि पूरी स्पेस को जनरेट कर दें। तो इंडिपेंडेंसी तो है लेकिन स्पैनिंग नहीं है, तो आंसर वही है नो। खैर आंसर तो पहले ही लिखा था नॉट, लेकिन रीजन मैंने आपको बता दिया। तो दूसरे लफ्जों में R3 के अंदर, अब गौर से सुनिएगा, माइक म्यूट हो गया, माइक म्यूट है मेरा, माइक को देखो, सही है, सही है, तो म्यूट कहां से हो गया? चले वो थोड़ी देर के लिए आया होगा फिर हो गया होगा। ओके गुड। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये वाले जो 2 वेक्टर्स हैं ना, कौन से, ये और ये, बहुत अच्छे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन थोड़े से माजूर है ना, पूरी स्पेस को जनरेट नहीं कर रहे, लिहाजा ये नहीं है। तो मैं भी एक जनरल बात बता रहा था कि R3 में अगर, सुने गौर से, पहला केस, R3 में अगर 3 से ज्यादा है तो कभी भी बेसिस फॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है? और अगर R3 में 2 या लेस है वो भी नहीं फॉर्म करेंगे बेसिस। तो इसका क्या मतलब, ये आप लोग लेंगे कि R3 में 3 वेक्टर बेसिस फॉर्म कर जाएंगे? आप समझ में आ रही ना? मैंने 2 एग्जाम्पल लिए ना, 4 वाला कभी नहीं करेगा, 2 और 1 वाला भी कभी नहीं करेगा, तो मैं 3 को छोड़ रहा हूं। तो क्या इसका मतलब ये है कि 3 वेक्टर्स विल ऑलवेज फॉर्म ए बेसिस ऑफ R3? आप बताएं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं। कब करेंगे कब नहीं करेंगे? आप इसको इस तरह से कर लो ना यार, अगर 3 वेक्टर इंडिपेंडेंट हैं फिर तो वो बेसिस बना जाएंगे, लेकिन अगर 3 वेक्टर्स डिपेंडेंट होंगे तो नहीं बनाएंगे, ठीक है? एक मिनट, अगर 3 होंगे ना, और से सुनिएगा अब मैं क्या कह रहा हूँ, A1 A2 A3, अगर ये इंडिपेंडेंट है ना, अब जरा गौर से सुनिएगा, यहाँ पे मैंने B रखा है, जब मैं इसको लेके जाऊंगा ना तो मेरे पास यहीं पे 3 पिवट आ जाएंगे। असल में पिछले केस में आपने गौर नहीं किया, पिछले केस में ये यहाँ पर पिवट आने का खतरा था आखिरी कॉलम में, लेकिन इसमें तो आ ही नहीं सकता, इसलिए कि आखिरी कॉलम में पिवट है तो यहाँ पे कहीं 0 होना चाहिए ना, तो वो तो नहीं होगा, इसलिए कि ये 3 वेक्टर्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, आप पहले ये बताओ कि आप कंक्लूजन क्या कर रहे हो और प्रूफ क्या कर रहे हो? पहले ये बताओ आपका कंजक्चर क्या है? 3 वेक्टर्स दिए हैं ना, क्या कंजक्चर है? नाना ने खुद ही जवाब दे दिया, आप जो तीसरा वेक्टर है ना 0 0 0, वो तो इन 3 को डिपेंडेंट बना रहा है। ओके जी, ठीक है जनाब, ओके। अच्छा, अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपने इतना कुछ पढ़ लिया, अब एक काम करो, ये मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम है, मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि हमने पहले पढ़ चुके हैं। देखिए नल ए का मतलब क्या है, यही है ना, आपने ये चीज करनी है ना, ax इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करना है ना, यही करना है ना, ax इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये a के साथ 0 वेक्टर लगा दिया, ठीक है? अच्छा, अब नहीं, यहाँ पे लगाएंगे ना 0 0, और इसको रिड्यूस करेंगे, आप ये घर जाके कर लीजिएगा, बल्कि पहले कर चुके हैं, पिछले कहीं आ चुका है ये सवाल, हम कर चुके हैं। आप यहाँ पहुंचेंगे, अब इसका सोल्यूशन ये है, यही है ना इसका सोल्यूशन। अब इसमें फ्री वेरिएबल्स क्या हैं, 2 4 एंड 5, ये काम भी हम कर चुके थे कि ये सोल्यूशन इसके बराबर है, और फिर हमने क्या किया था, इसमें जो फ्री वेरिएबल्स उनको क्या किया था, सिंगल आउट किया था, राइट? तो ये हम सारे काम कर चुके हैं। अब हम एक क्लेम कर रहे हैं, हम क्लेम ये कर रहे हैं कि ये जो होमोजेनियस है ये सोल्यूशन आ गया है, x1 x2 x3 x4 x5, ये इसका क्या है, सोल्यूशन है। अब हमारा दावा ये है कि ये जो 3 वेक्टर्स हैं ना, ये तो आपने पहले भी देख लिया था ना कि इन्हीं का स्पैन जो है वो नल ए होगा, पिछले लेक्चर में सब कर चुके हैं, इन्हीं का स्पैन क्या होगा, नल ए होगा। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि नल ए जो है वो बराबर होगा स्पैन ऑफ यू वी डब्ल्यू, ठीक है जी, यू वी डब्ल्यू। अब हमने ये शो करना है कि ये इंडिपेंडेंट अगर हैं तो यही क्या बन जाएगी, ये किसका पेन है आपका, सॉरी, अगर ये चीज इंडिपेंडेंट है, देखिए जनरेट तो कर रहे हैं ना, स्पैन का मतलब यही ना जनरेट, अगर ये तीनों इंडिपेंडेंट है तो ये 3 वेक्टर बेसिस भी बन जाएंगे,
और वो बहुत आसान है, देखो गौर से। आप अगर इसको 0 कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? आप इनकी डिपेंडेंसी चेक कर रहे हो ना। ओके, हियर वी गो। अब आप इन नंबरों को जरा मुझे बताइए, ये वाले नंबर, ये क्या चीज शो कर रहे हैं कि x2 मस्ट बी 0, और ये वाले नंबर क्या चीज शो कर रहे हैं? ये जो नंबर हैं ये, यस गुड। और ये क्या शो कर रहे हैं? इसका है, हाँ वही चीज है, वही है, बिल्कुल वही है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि चीज वही है, सिर्फ एक कह रहे हैं आखिरी टच जरा डिफरेंट है। इसका मतलब है कि ये जो 3 वेक्टर्स हमने निकाले हैं ना, u v w, ये स्पैनिंग भी है और ये इंडिपेंडेंट भी है। पहले तो हमने यहीं पे बात खत्म कर दी थी कि भाई सोल्यूशन आ गया, ये भी ना चेक करें आपके u भी इंडिपेंडेंट, बस सोल्यूशन आ गया। लेकिन अब क्या कर रहे हैं फर्दर, ये इंडिपेंडेंट भी है और ये स्पैन भी कर रहे हैं, लिहाजा u v w क्या हो गए? बेसिस हो गए नल ए का। क्या हो गए? बेसिस हो गए। ये अगले पेज पे आपको नजर आएगा। ठीक है जनाब, ये रहा क्या लिखा हुआ है, UVW is a spanning set of null. Last section we observed this set is linearly independent. Therefore, UV is a basis for null. असल चीज ये, the technique used here always provides a linearly independent set. क्या मतलब? मतलब ये कि आपने a के साथ 0 लिखा, आपने ऑपरेशन किए और एंड में जाकर क्या किया? फ्री वेरिएबल आइडेंटिफाई किए। तो जो फ्री वेरिएबल के 7 वेक्टर होते हैं ना, वही क्या होते हैं? बेसिस फॉर्म करते हैं किसकी? नल की। मेरे ख्याल है काफी है यहीं तक, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम इसको कंप्लीट करेंगे, स्पेनिंग सेट थ्योरम नेक्स्ट टाइम करेंगे।